बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहते हैं। भारत भी अपने कंट्री में पहुंच चुका है और सेलिब्रेशन का आगाज़ हो चुका है, तो उनको हम एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देते हैं और ओबियसली वो डिज़र्विंग विक्ट्री थी। डिटेल में और भी एक्सपेक्ट पे बात करते हैं। अज़हर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम थैंक यू अस्सलाम। फॉर ज्वाइनिंग जी। जी थैंक यू। अज़हर भाई, भारत अपने कंट्री पहुँच चुका है और सेलिब्रेशन का स्टार्ट हो चुका है, और ये कहीं ना कहीं जहाँ हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उधर हम ये अपनी टीम को भी ये मैसेज देते हैं कि ये सब कुछ आप भी अचीव कर सकते थे। लास्ट टाइम आप फाइनल खेले और कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक की जो आप बारहा करते चले जा रहे थे, जैसे कल भी हमने जिक्र किया गैरी केस्टन की रिपोर्ट की। पहले तो आप सेलिब्रेशन का और उनकी विक्ट्री के ऊपर कुछ कहना चाहें तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। देखें, ये एक भारतीय खिलाड़ियों की एक गोल्डन जनरेशन चल रही है। जो जिस तरह का उनका स्क्वाड असेंबल हुआ है, बैटिंग में देख लें रोहित शर्मा, विराट कोहली, पंत हो गया, ये सारे कमाल खिलाड़ी हैं। बॉलिंग में देख लें, इनके पास बेहतरीन है। बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, शायद अब मैं उनको रेट करूँगा जिस तरह हमारे वसीम वकार थे एक दौर में, उस कैलिबर के बॉलर बुमराह को अगर रेट किया जाए तो कोई उनके लिए जो कॉम्प्लीमेंट होगा कम नहीं होगा। जी। बाकी जो है, बाकी उनके जो है, इवन अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो भी। कुलदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, स्पिनर्स बहुत बेहतरीन है, ऑलराउंडर्स बहुत बेहतरीन है, जडेजा, पांड्या, और ये सारे एक ऐसा हर तरह से ऐसा स्क्वाड है जो ऑल बॉक्सेस टिक करता है। टीम ऐसी ऑल बॉक्सेस टिक करती है, तो ये गोल्डन जनरेशन डिज़र्व करती थी कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतना। और 2011 से लेके 13 साल का ये ऑलमोस्ट गैप था जब तक ये वर्ल्ड कप नहीं जीते। 13 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी थी, लेकिन वर्ल्ड कप जीते उन्हें को 13 साल हो गए। 13 में वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। तो इस अगर ये जनरेशन ना जीत पाती वर्ल्ड कप तो ये एक इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लॉस होना था। लेकिन अच्छी चीज़ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंडियन क्रिकेट फ़ैन कि इस चीज़ ने, इस जनरेशन ने एक बड़ा टूर्नामेंट जीता है, और जो उनके खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी ऑन द बैक ऑफ दिस टूर्नामेंट रिटायरमेंट ले रहे हैं। जो बड़े उनके खिलाड़ी हैं, जिस तरह रोहित शर्मा है या विराट कोहली है, तो अब एक जडेजा ने भी रिटायरमेंट ले ली। तो अब एक नई पौध आएगी भारतीय क्रिकेटर्स की, जिसमें जो इनको रिप्लेस करेंगे, लेकिन उनका जो वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। शुभमन गिल है जिस तरह। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इस पे ना काफ़ी जब इनकी सिलेक्शन भी हुई स्क्वाड की, तो बड़ी कंट्रोवर्सी भारत में पैदा हुई और फैंस की तरफ से भी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बड़ी बात की गई कि आपने शुभमन गिल को नहीं रखा, आपने KL राहुल को नहीं रखा, आपने श्रेयस की बात की जाए उसको नहीं रखा। फिर इसी तरह 2-3 और प्लेयर थे जो कंटिन्यूसली टीम का पार्ट थे, और दुबे वगैरह को जब रखा गया तो काफ़ी डिस्कशन इस पे आती रही कि ये मेरिट पे जो है सिलेक्शन नहीं हुई, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और अब जब जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली तमाम चीज़ें हाइड हो जाती। तो आपके ख्याल में ये जो लड़के डगआउट में थे, इनमें से किसी की जगह बनती थी? अब तो ऑब्वियसली सीनियर के जाने के बाद ये लड़के वापस आएंगे, तो आप सिलेक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, शुभमन गिल एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको एक्सक्लूड करना, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी पिछले वर्ल्ड कप में, और जिस तरह की उस कोहली के साथ स्टार्ट करते थे इनिंग्स को, उनको एक्सक्लूजन जो है बड़ी मेरे लिए तो समझ से बाहर है। लेकिन देन अगेन ये एक ऐसा स्क्वाड है जिसमें कंपटीशन फॉर प्लेसेस बहुत ज़्यादा है। इवन शामी है, शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, और वो भी एक ऐसे मैच विनर बॉलर है। उनकी एक्सक्लूजन भी एक समझ से बाहर है। लेकिन अगर आप देखें, इनका एक ऐसा स्क्वाड है जिसमें कंपटीशन फॉर प्लेसेस बहुत ज़्यादा है। हर खिलाड़ी दूसरे से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो जो गिवन उनकी प्लेइंग 11 है, तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम फॉर इंडियन टीम टू हैव कि उनके पास ऑप्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। हमारे लिए अभी जो करंट सिनेरियो है, हमारे लिए ये मसला है कि हमने कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इस टाइम केपेबल है, जिसको हमने टीम के अंदर लेके आना है। तो इट्स एन एंटायरली डिफरेंट प्रॉब्लम। तो देन अगेन क्रेडिट टू द टीम, उन्होंने बहुत बेहतरीन फाइटिंग स्पिरिट दिखाया। स्किल वर्क या क्वालिटी अपनी जगह। जो ज़बरदस्त चीज़ उनकी लगी है इस थ्रू आउट टूर्नामेंट में, वही था कि जो उनका नेवर सेड डाई एटीट्यूड, जो उनकी विनिंग मेंटालिटी थी कि जिस मर्जी वो पोजीशन में होते थे। 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे देवर अंडर प्रेशर। पाकिस्तान के खिलाफ 48 बॉल्स में 48 रन चाहिए थे, और पाकिस्तान की भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 8 विकेट्स उनके पास इन हैंड थी। इसी तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 बॉल्स पे 30 रन चाहिए थी, एंड एट दैट स्टेज साउथ अफ्रीका हैड 6 विकेट्स इन हैंड। इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जब ऑस्ट्रेलिया ने चेज करे थे तो बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था। जो इस तरह के सिनेरियो आए, इस तरह की सिचुएशंस आई जब देवर अंडर प्रेशर, दे डिड नॉट गिव अप। उनकी एक जो सेल्फ बिलीव थी उस टीम में कि हम वर्ल्ड बीटर्स हैं, हम जो भी सिचुएशन हो, जो भी सर्कमस्टांसेस हो, हम इससे पुल बैक करके ओवर द लाइन अपनी टीम को जिताएंगे। इसका बड़ा रोल मुझे नज़र आता है। और एक जो हमेशा बात की जाती है स्पोर्ट में कि यूनिटी और रेजिलियंस, जब जो टीम दिखाती है वही चैंपियन बनती है। अच्छा, हमारा ना एक हिस्ट्री रही है कि हमने हर चीज़ में, ख़ास तौर पे क्रिकेट में देखे तो कुछ पहले हमें फॉलो करते रहे 3 डेकेड तक, 80 से लेके 2010 तक कहना चाहिए।
फिर जब हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, ओबियसली वो क्रिकेट में थोड़ा हमसे आगे चले गए, तो हमने उनको फॉलो करना शुरू किया। उन्होंने विराट कोहली को कैप्टन बनाया, तो कुछ सालों के बाद हमने बना दिया। उससे पहले धोनी था, तो हमने सरफराज को लगा दिया। तो वो कहीं ना कहीं हमें रिफ्लेक्सेस नज़र आते थे, कि रिफ्लेक्शन नज़र आती थी कि जो वो कर रहे हैं हम उसको मैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब जो अच्छी चीज़ें वो कर रहे हैं हम वो नहीं कर पा रहे। जैसे नंबर 1 डोमेस्टिक को वैल्यू देना हम नहीं दे पा रहे, फिर इसी तरह फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हम नहीं कर पा रहे, हम उसी तरह खिला रहे हैं। तो आप किसी की अच्छी चीज़ें भी अडॉप्ट करके अपने अंदर ला सकते हैं। और जो एक जिस तरह आपने बात की कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड जो है ये उनमें नज़र आया। हमारे लड़के अच्छी हाथ में चीज़ें ग्रैब करके भी, और ये भी मेरा मानना है कि कोई लड़का नहीं था जिसके पास एक्सपोजर ना हो। 8-9 लड़के तो वो थे जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेले हुए थे, तो डिस्पाइट ऑफ इट वो चीज़ें नहीं कर पाए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आपके ख्याल में आप पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ भी बात की, अगेन थोड़ी सी बात कैप्टनसी के हवाले से कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक तो यही है कि अब आपने किसको कैप्टन बनाना। चलें, कल आपने जिस तरह जिक्र किया कि शान मसूद को नहीं छेड़ना चाहिए, आपका टेस्ट की कमोडिटी और पूरी एक जो सीज़न है आपका जो टेस्ट चैंपियनशिप का, ये उसको देना चाहिए टिल फाइनल, जो भी रिजल्ट आता आउटकम उसको दें, उसके बाद फिर आगे आप कैप्टन सोचें। और वो भी 37 के हो चुके हैं, तो ओबियसली उनके पास 1-2 साल की क्रिकेट ही है। वाइट बॉल में ऑप्शंस क्या नज़र आती हैं आपको? कौन से 2-3 प्लेयर आपकी नज़र में ऐसे हैं जिनको आप फ्यूचर के तौर पे देख सकते हैं और आपको लगता है कि यार इनको कंसिडरेशन में रखें, को कैप्टन के तौर पे भी या वाइस कैप्टन के तौर पे भी? देखिए, जो आपने बात की इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की, वो जो क्रिकेट एज अ स्पोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी क्रिकेट में ना हो तो मेरे ख्याल में क्रिकेट वैसे ही इस स्पोर्ट बहुत फीकी हो जाए और इसकी आधे से ज़्यादा जो ऑडियंस है वही ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। Fade out हो जाएगी तो सब। एक जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है उसकी जो इंटेंसिटी है या जो उसकी इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन है वो सस्टेन करना, वो कंटिन्यू रहना क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ एज अ स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये अच्छी चीज़ है कि दोनों एक दूसरे को एमुलेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी है, सीखते भी हैं, फिर कुछ लैंग्वेज का भी इतना बैरियर नहीं, तो इस हवाले से एक दूसरे से जो खिलाड़ी हैं वो रिलेट भी कर पाते हैं। तो इस सिनेरियो में ये जो इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कोई टीम आगे चली जाती है, कभी कोई टीम दूसरी निकल आती है, तो इट्स गुड। लेकिन अभी आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि इस स्टेज पे जो इंडिया की क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से, या इवन इंडिया का जो क्रिकेट सिस्टम है वो पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम से काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम उनसे सीख रहे हैं या जो वो उन्हें अगर हम उनसे सीखते हैं या जो चीज़ वो उन्होंने डोमेस्टिक में अडॉप्ट करें अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। और अगर वो कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो हमें भी उसको एमुलेट करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। और अगर हमारे पास ऐसे एक रोल मॉडल हमारे पड़ोस में ही मौजूद है इन टर्म्स ऑफ जो कंपटीशन वो देते हैं या उनका स्पिरिट है इस टाइम टीम में या जो स्ट्रक्चर है, उससे हमें डेफिनेटली मैक्सिमम सीखना चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरह वो डोमेस्टिक पे फोकस करते हैं, तो जो रिसेंट मीटिंग्स हुई हैं, अभी राउंड अप में भी जिक्र किया, उसमें भी नज़र आ रहा है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी कोशिश है कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को या डोमेस्टिक सिस्टम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या उसको हाईलाइट करना चाहिए, उस हवाले से वो इकदाम लेना चाह रहे हैं। जिस तरह अभी जिक्र किया राउंड अप में कि वो कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक सिस्टम होगा वो एक तो 3 टूर्नामेंट्स होंगे, हर फॉर्मेट का एक टूर्नामेंट होगा, साथ ही साथ उस टूर्नामेंट में जितने भी हमारे इंटरनेशनल सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी होंगे उनकी पार्टिसिपेशन लाजमी होगी। तो इससे मेरा ख्याल में इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जो आपका डोमेस्टिक सिस्टम है, जो आपकी प्लेइंग 11 है या जो आपका स्क्वाड है, दैट इज़ द आउटकम ऑफ योर डोमेस्टिक सिस्टम। तो पहले भी हम बात करते रहे कि जो हमारा बहुत ही ज़्यादा नैरो फोकस होता है प्लेइंग 11 पे कि प्लेइंग 11 में किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, या स्क्वाड में किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, उसकी और कैप्टन किसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा सिस्टम कैसा है, क्योंकि ये सारे जो हमारा कैप्टन है, चाहे हमारा प्लेइंग 11 है, चाहे स्क्वाड है, दैट इज़ द आउटकम एंड द प्रोडक्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक सिस्टम। एग्रीड। तो ये अच्छी चीज़ है कि उस पर फोकस हो रहा है। अभी जो आपने सवाल किया था कि कौन कौन कंटेंडर्स हैं, कौन कौन हो सकते हैं, तो इसमें ये इट्स एन ओपन फील्ड। अब जो पिछले दिनों सिनेरियो बना, जिस तरह की रिपोर्ट्स आई है, गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट्स का भी आप जिक्र करें कि यूनिटी के इश्यूज हैं टीम में, एक लॉबिंग हो रही है, तो उसके पेश नज़र तो कोई ना कोई एक ऐसा नाम होना चाहिए जिसका अभी तक थ्रू आउट पिछले 2-3 साल में बिल्कुल ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे बंदे को नॉमिनेट करते हो फॉर कैप्टनसी जो किसी ना किसी लॉबी के साथ एसोसिएटेड रहा है या किसी को फेवर करता रहा है या इस तरह की उसकी कोई
एक्टिविटीज़ नहीं है तो आप उसी लॉबी को एक किस्म का वो करे होगे, स्ट्रेंथन करे जी। होगे। तो इस हवाले से कोई फ्रेश नाम होना चाहिए जो जिसको बेशक डोमेस्टिक से आप देख लें या कोई पीएसएल से देख लें। इस तरह आपने कल सही कहा कि सलमान अली का एक ऐसी ऑप्शन हाँ, है, सलमान अब्दुल्ला शफीक है आपके अब्दुल्ला पास। शफीक है या फ़खर जमान है। ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई इस तरह की बात नहीं डिस्कशन हो सकती कि इनके अंदर कोई एटीट्यूड के हवाले से या कमिटमेंट के हवाले से कोई इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किए गए हों। ओबियसली, और फिर आपने उसकी एज को भी, मेरा मानना ये है कि इस दफ़ा आप जो डिसीजन लें, आपकी कुछ ना कुछ आपने अपने लॉज भी ऐसे बनाने हैं, आपने लेजिस्लेशन भी ऐसी करनी है कि आपका बोर्ड भी चला जाए तो कुछ चीज़ें चेंज ना की जा सके। जैसे आपका कुछ डिपार्टमेंट के हवाले से डिसीजन है, डिपार्टमेंट को रिवाइव करना, डोमेस्टिक के हवाले से डिसीजन है, और इवन कैप्टनसी के हवाले से भी डिसीजन कि एटलीस्ट अगर आप डिसाइड कर लेते हैं किसी को 2 साल या 3 साल या इवेंट टू इवेंट, मैं तो इस तरह देखता हूँ कि आपने अगर T20 का कैप्टन बनाना है तो उसको एक वर्ल्ड कप से एक वर्ल्ड कप तक का रन देना चाहिए। अगर वो जितवाता है ठीक है, फेयर इनफ। इसी तरह ओडीआई के अंदर वर्ल्ड कप का देते हैं तो उसको 3-4 साल का रन दें ताकि वो एक वर्ल्ड कप तक डिलीवर करे। आपको वर्ल्ड कप एक अल्टीमेट आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर उसमें वो कैप्टन टीम को लड़ा पाता है, ये सारी चीज़ों को हैंडल कर पाता है। क्योंकि पाकिस्तान की कैप्टनसी इज़ नॉट मेयरली कैप्टनसी, उसके साथ उसने दूसरे अफेयर, मीडिया भी आ जाता है, बोर्ड भी आ जाता है, लड़कों को भी संभालना, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये सब बहुत मैटर करता है। इसके अलावा टीम में क्या क्या चेंजिंग हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जिसको हम कंसिडरेशन में रख सकते हैं और वो लड़के टीम में आ सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से। इज़हार भाई, एक और डिस्कशन बड़ी ज़्यादा हो रही है कि कोई, ओबियसली जब ये कौम मायूस होगी, और जब मैं हमेशा बात करता हूँ वन स्पोर्ट एक हमारी नेशन है, और ये सिर्फ स्पोर्ट की हद तक नहीं है, ये एक बाइंडिंग फोर्स है, पूरी नेशन को यूनाइट करती है। और जब इस तरह बुरी तरह हारती है तो पूरी ये जो कौम है वो डिजेक्टेड भी होती है, वो अपना गुस्सा भी दिखाती है, और उनका जायज़ है। और ख़ास तौर इस तरह की पुअर परफॉर्मेंस के बाद तो बिल्कुल बनता है। अच्छा, अब इसमें ये भी बात की जा रही है, जब जैसे गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट की बात की या वहाब की, और जो मीडिया में बात आ रही है कि काफ़ी प्लेयरों को रेस्ट कर देना चाहिए। अब उनका शायद फॉर्म की वजह कह लें या लॉबिंग की बात भी, हम जो भी कह सकते हैं, वो तो खैर अब फाइनल डिसीजन आता देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से लड़के ऐसे हैं आपके पास कि आपके ऑप्शंस के तौर पे हैं। तो मैंने उस पर कुछ वर्किंग करके दिखाए, आपकी ओपिनियन ज़रूर जानना चाहेंगे। जिस तरह हमने उस दिन बात की थी कि सबसे पहला नाम जो टेक्निकली साउंड प्लेयर आता है और जिसके पास शॉट्स है, अब्दुल्ला शफीक है। और रादर दैन जिस तरह आपने 6-7 ओपनर ट्राई कर लिए, मिडिल ऑर्डर ट्राई कर लिए, और आपने देखा कि कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं दे पाया, वो एक ऐसा प्लेयर है जिसने आपको टेस्ट में भी स्टेबिलिटी दी फिक्स नंबर के तौर पे, और वर्ल्ड कप में आपने एज ए ओपनर भी उसको ट्राई किया, उसने उधर भी आपको डिलीवर करके दिया। और बेहतरीन एक टेक्निकली प्लेयर, और जब टेक्निकली जिसकी फंडामेंटल ठीक होती हैं वो हर फॉर्मेट खेल सकता है। और उस लड़के के पास बड़ी शॉट्स भी हैं, तो स्पिनर को भी आगे निकल के मारता है। तो आपके ख्याल में उसकी प्लेयर्स एज ए परमानेंट फीचर कैसे देखते हैं T20 स्क्वाड में? देखिए, T20 में उनकी इंक्लूजन के हवाले से तो काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं, क्योंकि वजह उसकी ये है कि एज एन ODI प्लेयर और एज ए टेस्ट प्लेयर तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, और टेस्ट में तो नो डाउट बहुत बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस जा रही है। ODI में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रही है पाकिस्तान को, जब उन्हें वर्ल्ड कप में मौका दिया गया। तो T20 के हवाले से उनकी परफॉर्मेंस में हाइज एंड लोज आते हैं। कुछ अच्छी इनिंग्स भी, मतलब क्योंकि भी इंटरनेशनल तो मेरा नहीं ख्याल वो उन्होंने डेब्यू किया पास या नहीं, वो किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और 2-0 थे, तो उसके बाद फिर एक चांस दिया, बट बड़ा बिट्स एंड एक दो पीसेस में मैचेस दिया शायद गया। खेलों बाद में। तो जो PSL के लिए वो लाहौर कलंदर से खेलते हैं, क्योंकि उनकी बहुत बेहतरीन इनिंग्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़ा कंसिस्टेंटली उनकी कुछ ऐसे मैचेस भी हैं जिसमें वो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन एटलीस्ट आपको उन्हें ODI की कैप्टनसी देने में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। और T20 के लिए आप किसी और को कंसिडर कर सकते हैं। टेस्ट के लिए तो अभी फॉर द मोमेंट तो शान के साथ ही स्टिक मैं एज ए प्लेयर भी उनकी बात कर रहा हूँ कि जिस तब कोई आपके प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, बैटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो एज ए बैटर उनकी जगह कैसे देखते देखिए, हैं? डेफिनेटली उनको एक फेयर रन तो देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि एज अ फेयर रन आप उन्हें T20 में दें। लेकिन क्योंकि ओपन में हमने देखा है कि साइम भी नहीं क्लिक कर पा रहे, रिजवान की भी बहुत जिस तरह की रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस स्कोर तो कर रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेल रहे, और बाकी भी कोई उस्मान है, उनकी भी कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं है। तो इस हवाले से एक फेयर रन अब्दुल्ला को देना चाहिए T20 में एज एन ओपनर। तो रही बात कैप्टनसी की, कैप्टनसी के हवाले से अगर मैं समझता हूँ कि कैप्टन आपको उसी को बनाना चाहिए जिसको इंक्लूजन इन द टीम अंडर क्वेश्चन मार्क हो, और वो कंसिस्टेंटली टीम के लिए भी परफॉर्म करो। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ऐसा होता है, बाकी जो दूसरी नेशन है, सेना नेशंस में है, जिस तरह साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया,
वहाँ पे बाज़ अगर कैप्टन इतना खुद पर इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं भी कर रहा हो और टीम ठीक खेल रही हो तो उसको अंडर स्क्रूटनी नहीं आता जी। जबकि पाकिस्तान और इंडिया या श्रीलंका या बांग्लादेश अफगानिस्तान एक ऐसी नेशन है जिसमें कैप्टन का इंडिविजुअली परफॉर्म करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कॉन्टिनेंट का माइंडसेट ये है कि वो चाहते हैं कि कैप्टन जो है टीम का वो टैक्टिकल डिसीजन भी सही लेते हुए साथ साथ या स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसने डिसीजन लेना होता है कि फील्डिंग किधर लगानी है, ओवर किसको देना है, टॉप बैटिंग ऑर्डर सेट करे। उसके अलावा जो इंडिविजुअली उसकी परफॉर्मेंस है वो उसमें भी वो शाइन करे। तो कामयाब कैप्टन वही हमेशा से हमारी तारीख में रहे जिनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के भी हवाले से भी कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहे। चाहे रोहित शर्मा ले लें इंडिया के लिए, या इमरान खान ले लें पाकिस्तान के लिए, या वसीम अकरम टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या तो ये ऐसे खिलाड़ी थे जिनके ऊपर आप कभी, या राणा टुंगा थे उनके श्रीलंका के, ये ऐसे खिलाड़ी थे जो अपनी टीम के लिए भी, इंटरनेशनल टीम के लिए भी, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए पे भी टीम में कंट्रीब्यूट कर रहे होते थे। तो इस तरह मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक को आपको T20 में रन तो देना चाहिए, लेकिन कैप्टनसी के लिए भी T20 के लिए आई थिंक इज स्टिल टू प्रीमेच्योर। ODI की आप कैप्टनसी उन्हें दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बैटर की पहले हम बात कर रहे हैं कि बैटर की क्या क्या ऑप्शंस पाकिस्तान के पास अवेलेबल है। अगर आप फिर फर्दर ऑप्शंस में देखते हैं तो फिर दूसरा नाम आपकी टीम का 3 साल से परमानेंट मेंबर है सलमान अली आगा, और उसको आपने चांस नहीं दिया। टेस्ट का आपका परमानेंट फीचर है, ODI का भी सम एक्सटेंट है, T20 में भी उसको बिट्स एंड पीसेस में कुछ मैचेस मिले कुछ नहीं मिले। बट मेरा एक मानना ये है कि जिस तरह उसके पास शॉट्स हैं, फील्डर आउटस्टैंडिंग है, बॉल भी कर लेता है, एक यूटिलिटी प्लेयर है आपके पास। और अगर ऐसा प्लेयर जिस तरह हमने बहुत इन्वेस्ट करके देख लिया खुशदिल शाह पे, हमने इफ्तिखार पे बहुत करके देख लिया, इफ्तिखार डोमेस्टिक में रन्स करता है, इंटरनेशनल में आके मुझे तो कोई इनिंग याद नहीं पड़ती उनकी कि उन्होंने कोई पाकिस्तान को मैच जिताया हो। और अभी तो जिस तरह इस वर्ल्ड कप में डिज़ास्टर है कि फुल टॉस पे वो आउट होते रहे और बड़ा एक वेird किस्म की उनकी शॉर्ट सिलेक्शन थी। तो आपके ख्याल में एक परमानेंट फीचर आपका 5वां नंबर एक ऐसा है जिस पे आप स्ट्रगल करते चले जा रहे हैं, तो ऐसे बैटर को जो कि आपकी टीम का पार्ट भी है और उसकी जगह सीमेंट भी होती है ODI और तो उसमें तो ऑलरेडी है टेस्ट में, तो उसको भी आप देखते हैं टीम में? देखिए मेरा मानना ये है कि जो बंदा टेस्ट फॉर्मेट खेल लेता है उसके लिए बाकी फॉर्मेट खेलना कदरे आसान है, एज अपोज टू कि जो बंदा T20 खेल लेता है उसके लिए टेस्ट खेलना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये सलमान अली आगा है या सऊद शकील है या अब्दुल्ला शफीक है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले टेस्ट में अपना लोहा मनवाया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये वाइट बॉल क्रिकेट में इन्होंने रिप्रेजेंटेशन आई पाकिस्तान की तरफ से। तो सलमान अली आगा, और वैसे भी मुझे लगता है कि जो आजकल का T20 फॉर्मेट है या इवन वाइट बॉल ODI फॉर्मेट टू एन एक्सटेंट, इसमें ऑलराउंडर्स का रोल बहुत क्रूशल है। इंडिया की जो ऑलराउंडर जो उनकी परफॉर्मेंस, स्टेलर परफॉर्मेंस थी, उसमें उनके जो 3 ऑलराउंडर्स था उनका बड़ा क्रूशल रोल था, जिस तरह जडेजा था या हार्दिक पांड्या था या अक्षर पटेल था। तो कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तान के पास हमारे इस तरह की कोई ऑलराउंडर इतने अच्छे हमारा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। शादाब बॉलिंग में नहीं क्लिक कर पा रहा था, इमाद से बैटिंग नहीं हो रही थी, उसके अलावा ये 2 हमारे पास ऑलराउंडर ही तो प्रॉपर हमारे पास थे बाकी। इसलिए हमें भी पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स में एक तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जिस तरह सलमान अली आगा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर तरह से बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और फील्डिंग भी अच्छी है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि ही इज़ नॉट फिनिश्ड आर्टिकल, उन्हें भी अपने तमाम चीज़ों पे मेहनत करने की ज़रूरत है। बैटिंग को भी इम्प्रूव करना है, बॉलिंग को। आमिर जमाल है, आमिर जमाल एक ऐसी ऑप्शन है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, फिर उसके बाद T20 में भी उन्हें मौका एक फेयर रन देना चाहिए था। न्यूजीलैंड वाली PSL में भी प्रूव करके दिया कई जगहों पे, उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि अगर आपके पास बैटिंग डेप्थ नहीं होगी, इंडिया की सक्सेस का राज एक ये भी था कि जो उनकी 8वें नंबर तक बैटिंग डेप्थ थी उनके पास। ऑलराउंडर ना सिर्फ आपको बैटिंग डेप्थ देते हैं और साथ साथ बॉलिंग में भी ऑप्शंस देते हैं। डिफरेंट आपके पास वैरायटी होती है, 5वां 6ठा बॉलर होता है। अगर कोई एक बॉलर 6ठा 7वां बॉलर होता है, जब कोई एक बॉलर सही बॉलिंग नहीं भी कर रहा होता तो उसकी भी आपके पास रिप्लेसमेंट होती है। और अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो कि कोई ऑपोजिशन के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी ऑल्टर करनी पड़ती है तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होती है। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना है। और सऊद शकील है, इसने भी बिट्स एंड पीसेस में PSL में परफॉर्मेंस दिखाई, तो लेकिन ये भी अभी फिनिश्ड आर्टिकल नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इस तरह ये लेवल वो वाला लेवल अचीव कर गए हैं कि रेगुलरली इनकी शू इन प्लेस बनती है पाकिस्तान के लिए T20 में। लेकिन ODI का अब, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है हमारे लिए नेक्स्ट ज़्यादा फोकस होगा ODI पे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हुई जा रही है वो ODI पे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब्दुल्ला शफीक है या सऊद शकील है या सलमान अली आगा है या आमिर जमाल है, इनके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, दो नाम और भी हैं जिन पे बैटिंग के पहले पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन कर रहे हैं,
और उसमें मोहम्मद हारिस की बात कर लेते हैं और हैदर अली की बात कर लेते हैं। ये दोनों लड़के जब टीम में आए और लगा कि शायद ये फ्यूचर स्टार्स हैं और ये पाकिस्तान को बहुत लंबा सर्व करेंगे, कहीं ना कहीं प्लेयरों की भी मैं आई बिलीव कि इनकी भी मिस्टेक भी हैं और मोहम्मद हारिस को अच्छा 2 साल का फेयर रन मिला, परफॉर्मेंस आती रही, लेकिन 25-30 रन तक की शायद ये अपना माइलस्टोन समझते हैं, उसके बाद अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। बट फिर भी मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं आपने जब आज़म खान को इन पे प्रेफरेंस दी तो वो भी गलत थी एज ए सेकंड विकेट कीपर, क्योंकि रिजवान आपका प्लेइंग फ्यूचर का पार्ट बनता है और आपने खिलाना था प्लेइंग 11 में, बट इसको सेकंड कीपर के तौर पे रखना चाहिए, तो जो गेम चेंजर के तौर पे नज़र आता है। और जिस तरह इन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में 2-3 मैच जिताए, वो भी एक आउटस्टैंडिंग चीज़ थी। एक उनके दोबारा टीम में उनको ग्रूम करने के लिहाज से कैसे देखते हैं? दूसरा हैदर अली के वाले से आपका क्या ओपिनियन है? देखिए ये दोनों खिलाड़ी हैं, हारिस या हैदर अली, जिनको, या इवन आसिफ अली टू है सर्टेन एक्सटेंट, ये वो खिलाड़ी हैं, या खुशदिल शाह का नाम आता है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बहुत ज़्यादा मौके मिले, और जब ये आए इंटरनेशनल स्टेज पे तो इनसे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इनके पास टैलेंट था, हिटिंग बहुत अच्छी करते थे। हुसैन तलत भी ये हिटिंग बहुत अच्छी करते थे, एग्रेसिव माइंडसेट था, तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि ये एक बहुत शानदार आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ये ग्रूम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। रॉ टैलेंट बहुत ज़्यादा था, तो और बड़ा इनके अंदर एक जो स्टाइल था, बड़ा ऑडेशियस किस्म का, बोल्ड किस्म का अप्रोच था, जो कि वो एक बड़ा ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर था हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए। जिस तरह हारिस ने वर्ल्ड कप में 2022 के फास्ट बॉलर्स को, साउथ अफ्रीका के मुश्किल फास्ट बॉलर्स को छक्के मारे, हैदर अली जब आए उन्होंने आते साथ ही मोइन अली को इंग्लैंड में छक्के मारे, तो उससे लग रहा था कि जी ये इनमें दम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनकी वीकनेसेस थी, जिस तरह इन लोगों की वीकनेस शॉर्ट बॉल थी, हैदर अली को तो शॉर्ट बॉल ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुए, आसिफ अली शॉर्ट बॉल पे काफ़ी, जब अगली टीम्स ने इंटरनेशनल स्टेज में मार्जिन फॉर एरर बहुत कम होता है, टीम्स आप पे वर्क करती हैं तो वो आपको फिगर आउट कर लेती हैं क्या भी, इन लोगों ने अपनी वीकनेस पे मेहनत नहीं की और जो इंटरनेशनल स्टेज के लिए रिक्वायरमेंट है उसको अचीव नहीं कर सके, तो इनको मजीद मेहनत की जरूरत है। जी इज़हार भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक में दोबारा मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।